ओके, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जॉन्डिस नियोनेटोरम और वी विल ट्राई कि हम पूरा कंप्लीट करें क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी, इसीलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सारा चेन चल रही है आरबीसी के ना ब्रेकडाउन की। आरबीसी हुआ, अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीम 2 पोर्शन से बना होता है ना, हीमोग्लोबिन 2 पोर्शन से, हीम और ग्लोबिन। तो हीम वाला अलग हो गया, पार्ट टूट गया, और ग्लोबिन का अलग। ये जो ग्लोबिन है ये दोबारा रीयूज़ हो जाता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक है। और जो हीम वाला पार्ट है ना ये टूटता है हीम ऑक्सीजनेज से, और एक तो आयरन इसमें से निकल जाती है और दूसरा जो पोरफायरिन रिंग्स वाला पोर्शन होता है ना वो बनाता है बिलीवर्डन, ठीक है। फिर से करते हैं, जो हीमोग्लोबिन टूटने की वजह से हीम निकलता है वो हीम ऑक्सीजनेज उस पर एक्ट करता है, और एक तो आयरन वाला पोर्शन अलग हो जाता है उसके अंदर, और जो दूसरा पोरफायरिन वाला पोर्शन था हीम का वो बना देता है आगे जाके बिलीवर्डन जो कि ग्रीन कलर का होता है। बिलीवर्डन आगे जाके बिलीरूबिन बनाता है। अब ये जो बिलीरूबिन येलो वाला है, इसकी एक ये बात है कि अभी जो ये बना है ना ये अनकॉन्जुगेटेड है। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब है इसके अंदर इसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं चिपका हुआ, ठीक है। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन अभी नया फ्रेश बना है ना, ये जब नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस में होता है ना तो ये बॉडी के साथ एल्ब्यूमिन के साथ, बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके रहता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन के साथ, और एल्ब्यूमिन इसको अपने साथ साथ ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, फिर हम इसी की पैथोलॉजी इधर डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये तो आ गया ब्लड में। जब ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन चिपक जाता है ना तो ये बना देता है कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन ग्लूकुरोनाइड, या फिर सिंपली आप बोलो कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन बनता है। फिर से कहती हूँ, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन के साथ जब ग्लूकुरोनिक एसिड चिपक जाए तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन, ठीक है। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड है ना ये जाता है लिवर में जहाँ पर ये कॉन्जुगेशन होती है, और लिवर में कौन सा एंजाइम है जो ये कॉन्जुगेशन कराता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। और एंड पे फिर बस ये है कि ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन है ये लिवर से जाता है, फिर मतलब हेपेटोबिलियरी सिस्टम से लिवर, और देखो ये रहा लिवर, ये गॉल ब्लैडर, तो ये जो इधर से सिस्टिक डक्ट आ रही होती है, और ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स आ रही होती हैं, ये गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट आ रही होती है, तो ये मिल के बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट ना। तो ये कॉमन बाइल डक्ट से आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल मतलब गट के अंदर आ गया। अब उधर से आगे फिर बस ये एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब ना इसकी सारी पैथोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। देखो, अब अगर बॉडी में आ रहा है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन तो इसका मतलब है यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई लिवर से एंट्री से पहले का कोई मसला है, मतलब द लिवर इज़ ओके, उससे पहले का कोई मसला आ रहा है, ठीक है। यानी द कॉज इज़ प्री हेपेटिक अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब वो लिवर में गया था तब तो वो कॉन्जुगेट हो गया था। और अगर कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन बॉडी में वो आ रहा है आपके सीरम में तो दैट मीन्स कि द कॉज इज़ हेपेटिक। अब ये यूजली, ठीक है, ये पक्का रूल नहीं है लेकिन यूजली 90% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। अब हमने बात की थी कि ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन है इट स्टेज बाउंड टू एल्ब्यूमिन जब तक ये लिवर में जाके कॉन्जुगेट नहीं हो जाता, ठीक है। अब अगर इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए ना तो ये एल्ब्यूमिन के साथ नहीं बाइंड रहेगा, एल्ब्यूमिन इतना होगा ही नहीं कि इसके साथ बाइंड कर सके। तो फिर क्या होगा, ये अब होता है लिपिड सॉल्युबल होता है। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता उससे भी क्रॉस, ये ब्रेन बना हुआ है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर, ये इससे भी क्रॉस हो जाता है, तो ये जाके डिपॉजिट होता है ब्रेन में, बेसल गैंग्लिया में, और ये एक कंडीशन कराता है बिलीरूबिन जब CNS में चला जाकर डिपॉजिट हो जाता है बेसल गैंग्लिया में, तो इसको कहते हैं कर्निक्ट्रिस, ठीक है। अब हाँ, हमने बात कर ली, दो तरह का हाइपरबिलीरूबिनीमिया हो सकता है, एक तो अनकॉन्जुगेटेड जिसको इनडायरेक्ट भी कहते हैं। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड है इसमें फिजियोलॉजिकल कॉज भी हो सकती है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बॉडी का भी एक प्रोसेस हो सकता है, और पैथोलॉजिकल कॉज भी हो सकती है। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन आएगा ना, मतलब वो वाला जो ग्लूकुरोनिक एसिड से चिपका हुआ था,
इसका मतलब है यार हमेशा पैथोलॉजिकल, इसको देयर इज़ ऑलवेज अ मसला। अगर अनकॉन्जुगेटेड आ रही है फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कि यार चलो फिजियोलॉजिकल कॉज भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब देखो कर्नेक्टरस वर्ड के अंदर यू आ रहा है ना, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से कर्नेक्टरस होता है, ठीक है। ये हम आगे जाके फुल इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा इस चैप्टर की, इस टॉपिक की ना एक और बात, इसमें 5, 15, 20 के फिगर्स रिपीट होंगे, ठीक है। 5, 15, 20 के हम देखते जाते हैं कैसे। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट बातें पता हों MCQs के लिहाज से कि जो बच्चे होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो द मीन इज़ 20, ठीक है। हमने बात की थी 5, 15, 20 का फिगर रिपीट होगा, द मीन इज़ 20, तो 18 to 22 ग्राम पर डेसीलीटर उन लोगों का होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जॉन्डिस न्यू बॉर्न्स में ज़्यादा कॉमन क्यों होता है। एक तो ये कि देखो उनका हीमोग्लोबिन मैस ही हाई है, फिर उनमें 75% तो फीटल हीमोग्लोबिन है जो HbF है। तो अब ये ना हाई ऑक्सीजन टेंशन जब भी होती है तो एक तो ये अनस्टेबल होती है, टूट जल्दी जाती है, टूटेगी तो क्या बनेगा, बिलिरुबिन। फिर दूसरा ये कि इसका ना लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है। नॉर्मल तो हमारे RBCs का HbA जो हम हाँ जो HbA होता है उसका तो 120 डेज़ हमें पता है ना कि लाइफ स्पैन होता है। तो जो ये HbF है इसका सिर्फ 60 to 70 डेज़ होता है। तो ये टूटेगा तो फिर बिलिरुबिन बनेगा, ठीक है। फिर बस एक थोड़ा रटे वाली बात है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाता है 34 mg बिलिरुबिन, ठीक है। ये हमें बात पता हो। फिर ये हमने हाँ अब थोड़ा सा हम इधर से कॉन्सेप्ट बात करते हैं। हाँ अब हमने बात की थी कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये किससे बाइंड होकर रहता है, अगर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में हो तो ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होकर रहता है, और अगर एल्ब्यूमिन से बाइंड हो फिर ये नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। मतलब CNS क्रॉस नहीं करता अगर ये एल्ब्यूमिन से बाइंड है तो, वरना इट विल क्रॉस, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो फिर ब्लड में क्रॉस कर जाएगा। अब ना इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन से अलग कुछ ड्रग्स हैं जो कर देती हैं, जो कि जैसे सल्फोनामाइड्स, सेफ्ट्राइक्सोन और विटामिन K और कुछ फ्री फैटी एसिड्स भी, ठीक है। तो अब देखो अगर ये चीज़ें आ गई, ये 4 चीज़ों में से कोई एक आ गया तो ये तो फिर बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करा देगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की सीरम में, तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये बात हमें पता हो, ठीक है। ये भी हमने समझ बात कर लिया, ये हम आगे जाके भी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम नहीं करते। फिर ये कॉजेज़ हैं, ये कॉजेज़ ना हम बिल्कुल एंड पर जाके करेंगे, क्योंकि अभी अगर ये हम करेंगे ना तो ये सिर्फ वर्ड्स होंगे हमारे लिए, हम एंड पर करेंगे ताकि हमें इनके पीछे कॉन्सेप्ट भी पता हो, फिर हमें याद हो जाए ना। अच्छा जी, हम आते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसका हम केस पढ़ते हैं। 3 day ओल्ड टर्म बेबी है, इसका पैदा हेल्दी इन्फेंट हुआ था, और बस ये मसला है कि येलो हुआ है, ठीक है। HB आपने उसका कराया तो इट इज़ 16, जो नॉर्मल तो हमें पता है मेन 18 to 22 था, तो इसका कम आ रहा है। रेटे काउंट 1, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपको नज़र आया जो कि रेज्ड है, और कॉन्जुगेटेड नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो अब अदरवाइज़ इस जॉन्डिस के अलावा तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी बेबी है। तो ये पक्का केस एक बनता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, इसको लिटरली जॉन्डिस के अलावा कोई मसला ही नहीं था। हाँ HB काउंट थोड़ी सी कम थी, लेकिन इट वाज माइल्डली कम, तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ अब हम बात करते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, तो क्या क्या क्राइटेरिया हो कि हाँ हम कहें कि यार पैथोलॉजिकल नहीं है, ये जो नॉर्मल बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है कुछ बच्चों को, तो ये उसमें से एक तो ये कि जो इन्फेंट होगा वो बिल्कुल हेल्दी होगा, ना कोई वॉमिटिंग शॉमिटिंग डायरिया, स्टूल नॉर्मल, यूरिन नॉर्मल, बिल्कुल हेल्दी इन्फेंट होगा। फिर ये 24 आवर्स ऑफ एज के बाद आएगा, ये नहीं कि पहले दिन ही। अगर वो पहले दिन ही आ गया तो दैट इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये पहले दिन के बाद आएगा। फिर 5 से ज़्यादा टोटल बिलिरुबिन 5 mg पर डेसीलीटर पर डे से ज़्यादा नहीं राइज होगा। प्लीज़ रिमेंबर हमने बात की थी 5, 15, 20 के यूजली फिगर्स रिपीट होंगे यहाँ पे। अच्छा फिर है कि पीक जो जाती है ना 5th डे तक, वो टर्म में 13 से ज़्यादा नहीं जाती, और प्री टर्म में 15 से ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। और लास्टली ये है कि 1 वीक के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाना चाहिए टर्म में, और प्री टर्म इन्फेंट में ये 2 हफ्तों तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम इसको रिवाइज़ करते हैं। एक तो ये कि ये बिल्कुल हेल्दी इन्फेंट में होगा, ठीक है, ये हमने बात कर ली। फिर टाइम इसका कितना है कि 24 आवर्स के बाद ही आएगा, पहले दिन के बाद ये जॉन्डिस नज़र आएगा। फिर टोटल बिलिरुबिन 5 mg पर डेसीलीटर पर डे ज़्यादा नहीं राइज होगी,
और पीक जो 5th डे तक होती है ये टर्म में 13 से ज़्यादा और प्री टर्म में 15 से ज़्यादा नहीं होगी। और लास्टली ये कि इसको 1 हफ्ते तक ठीक हो जाना चाहिए। तो ये सारे अगर वो फिल करता है तो दैट विल बी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब वो कहता है कि ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ना, ये क्यों हो जाता है। अब देखो, हमने ऑलरेडी तो ये बात कर ली थी कि इनमें ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है 18 to 22 लार्जर RBC ब्लड वॉल्यूम। फिर दूसरा ये जो HbF था उसका तो शॉर्ट लाइफ स्पैन था, तो टूटता जल्दी था, तो फिर बिलीरुबिन ज़्यादा, तो बिलीरुबिन का लोड ज़्यादा हो गया, ठीक है। और फिर वो कहता है कि इंक्रीज्ड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होती है कि अब जब ये देखो, हमने बात की थी कि लिवर से ये गॉल ब्लैडर था, फिर इन दोनों से बनती थी सिस्टिक डक्ट यहाँ होती थी, ठीक है। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ये होती है, इधर इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अब देखो, नॉर्मली तो ये होता था कि बिलीरुबिन सारे इधर बाइल से आता था, गट के अंदर आ जाता था। तो कुछ जो बिलीरुबिन होता है ना, वो इस गट से रिजॉर्ब हो जाता है और दोबारा इट गोज़ इनटू द लिवर, ताकि दोबारा फिर ये बाइल में सिक्रीट हो। अब बच्चों में ना, इन्फेंट्स में इस चीज़ को कहते हैं अच्छा, इस चीज़ को वैसे ही कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब बच्चों में दिस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन वाला प्रोसेस इज थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा तो वो बिलीरुबिन वापस ही आ गया। तो नंबर 1 हमारा ये फैक्टर हो गया, ये कॉज हो गया। फिर दूसरा, बच्चों में क्यों होता है ज़्यादा, इसलिए कि लिवर जो है ना, वो अच्छे तरीके से हम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का ना अपटेक नहीं अच्छा करता, तो सारा अनकॉन्जुगेटेड पीछे जमा हो जाता है, क्योंकि लिवर उनका भी आई गेस उतने अच्छे सिस्टम्स नहीं बने होंगे लिवर के। फिर अगर लिवर ले भी ले तो कॉन्जुगेट नहीं कराता ग्लूकुरोनिक एसिड, तो फिर ये डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन हो गई। फिर इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन इनटू बाइल, कि जब अब चलो लिवर ने सारा कॉन्जुगेशन वाला काम करा लिया, वो बाइल में नहीं निकाल रहा ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। तो जब बाइल में नहीं आ रहा तो पीछे तो देखो सारा बस अनकॉन्जुगेटेड ही रह गया। फिर है ओवरऑल ओवरऑल ही लिवर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि बिल्कुल बेबी है तो, ठीक है। अच्छा, फिर है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। अच्छा, ये जो हीमोलिटिक वाले डिजीज़ेज़ हैं ना, देखो, एक तो इसमें ये जो आपकी होती है कि आप मैच ना हो रहा हो बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड, फिर मतलब वो आपस में कंपैटिबल ना हो। फिर जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस हमें पता है RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो होता है। फिर कुछ ड्रग्स जैसे सल्फोनामाइड्स हमने ऑलरेडी बात की, ठीक है, तो वो हीमोलिटिक एनीमिया इसकी वजह से होता है। फिर ये तो अक्वायर्ड कंडीशंस हमने पढ़ी ना, फिर तो कुछ कंजेनिटल कंडीशंस भी हैं, जैसे G6PD डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। इसमें भी अब देखो, जितने RBC ज़्यादा टूटेंगे तो उतना ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ा। अब RH इनकम्पैटिबिलिटी, हाँ, इसका हम कॉन्सेप्ट लेंगे, हम अंदर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। अब जैसे देखो, होता यह है कि जो बेबी होता है ना, वो RH पॉजिटिव होता है, ये बेबी बना देते हैं, और ये मदर बना देते हैं, मदर RH नेगेटिव होती है। अब देखो, जब बर्थ होती है ना, तो जब प्लेसेंटा मदर से सेपरेट होता है तो कुछ ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, फीटल से मैटरनल सर्कुलेशन में। जब ये ब्लड इधर आता है तो देखो, मदर तो नेगेटिव थी, मदर के पास तो ये एंटीजन नहीं था, तो मदर ना एंटीबॉडीज़ बना लेती है, और वो भी एंटीबॉडीज़ कौन सी बनती हैं, किधर IgG एंटीबॉडीज़ आपके पास बनती हैं, ठीक है। अब ये ना एंटीबॉडीज़ यूजली अच्छा, अब ये जो फर्स्ट बेबी होता है ना, ये तो ठीक पैदा हो जाता है, क्योंकि इसकी बर्थ के बाद अभी ब्लड क्रॉस हुआ ना मामा के अंदर, तो फिर एंटीबॉडीज़ बनी। ये जो IgG है ना, ये फर्स्ट एक्सपोजर पे यूजली ना इतना ज़्यादा नहीं बनता, बार बार अगर बर्थ हो, यूजली सेकंड थर्ड, तो फिर अच्छी सी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, इतनी अच्छी एंटीबॉडीज़ कि वो फिर आगे अगर कोई प्रेगनेंसी होगी, वो फिर एंटीबॉडीज़ आके प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और बेबी के ब्लड को तबाह करना शुरू कर देती हैं। बेबी का ब्लड तबाह होता है तो बेबी में जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा, अब है फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छा, ABO इनकम्पैटिबिलिटी ना यूजली तब होती है जब मामा O हो, मामा टाइप O हो, और बेबी A और B हो, ठीक है। अब ना यूजली ना अच्छा, अब ना याद रखना कि सिर्फ जो O वाली टाइप है उसमें थोड़ा ज़्यादा सिवियर हेमोलिसिस होता है। इसके अलावा अगर कोई मामा की टाइप हो तो फिर इतना सिवियर हेमोलिसिस नहीं होता। क्यों? अब एक तो ये फैक्टर के जो नेचुरली ABO इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना, वो होती हैं IgM और IgG। ये तो प्लेसेंटा क्रॉस करती ही नहीं है, प्लेसेंटा क्रॉस करेंगी नहीं तो बेबी को कैसे मारेंगी।
फिर दूसरा ये कि फ़ीटस का अगर ग्रुप ए या बी है ब्लड ग्रुप, तो ये ए या बी के ना जो एंटीजन्स होते हैं वो बड़े वीक से होते हैं। तो बड़ा वीक एंटीजन ही वीक होगा तो एंटीबॉडी कम प्रोड्यूस कराएगा, एंटीबॉडी कम होगी तो उस बेबी का ब्लड कम तबाह करेगी मामा, ठीक है। फिर लास्टली ये इसको मिस कराते हैं, ठीक है। बस ठीक है, हमें मतलब समझ आ गया। अब हमने बात की थी जो ओ वाली टाइप है वो उसमें ना सिवियर होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा सिवियर रिएक्शन होता है। क्योंकि ओ वाली टाइप में ना IgG एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जबकि यूजली कौन सी बन रही थी, IgM रेदर देन IgG। नॉर्मली क्या बनती थी, AB1 कंपैटिबल IgM बनती थी। ओ वाली में बनती हैं IgG जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती हैं। M वाली तो प्लेसेंटा इतना क्रॉस वो करती नहीं क्योंकि इसका साइज़ ही इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो अब ये IgG वाली प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती हैं, फिर बेबी को डिस्ट्रॉय करती हैं। अच्छा, अब ना एक चीज़ ये है कि जितने भी ये ब्लड ग्रुप ये क्या कहते हैं एंटीबॉडी बनने की वजह से मसले हैं ना, इनमें कोम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा। अब इस वाले में ना कोम्स टेस्ट यूजली तो पॉजिटिव होता है, जैसे हम सिनेरियो में भी पॉजिटिव है, लेकिन इट मे बी नेगेटिव। क्योंकि कभी कभी हमने जैसा देखा कि एंटीबॉडी इतनी कम बनती है। जब एंटीबॉडी कम बन रही है तो जो टेस्ट एंटीबॉडी वाला प्रोसेस डिटेक्ट करता है वो कैसे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ये बस ओके है, ठीक है। इसको ना बस आप रीडिंग कर लेना, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। बिल्कुल हमने सारा मोटा कॉन्सेप्ट तो ले लिया। अच्छा, अब ना जब भी इन्वेस्टिगेशंस आप तब कराओ जब भी आप सोच रहे हो कि यार कहीं पैथोलॉजिकल कॉज तो नहीं है, ठीक, कोई असली में बैकग्राउंड में मसला तो नहीं चल रहा। अब वो 4 जो कार्डिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं ना, और भी आएंगी, लेकिन जो 4 पक्की आपने करानी है वो हैं, सबसे पहले तो सीरम बिलिरुबिन कराओ। इसमें आप टोटल देखो, डायरेक्ट देखो और इनडायरेक्ट देखो, ठीक है। टोटल यानी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आ गया कॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट में आ गया अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, कि हमने जैसा इधर देखा भी था कि अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट, ठीक है, बस उसका दूसरा नाम है। फिर CBC आप उसका कराओ और रेटिक काउंट कराओ। इसमें क्या क्या आप देख सकते हो, एक तो ये कि देखो अगर हीमोलिटिक एनीमिया होगा तो आपकी काउंट लो होगी, लो HB होगा, और साथ ही रेटिक काउंट हाई होगी। फिर WBC काउंट आप ज़रूर देखो कि सेप्सिस तो नहीं कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है, क्योंकि उसमें भी जॉन्डिस आता होता है। नियोनेटल सेप्सिस में जॉन्डिस भी एक मैनिफेस्टेशन है। पॉलीसाइथीमिया आप ज़रूर देखो, क्योंकि जब ज़्यादा खून होगा तो ज़्यादा टूटेगा, ठीक है, तो इसे फिर वो हो सकता है। तो और लास्टली ये है कि स्फीरोसाइटोसिस वगैरह वाले मसले आप पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखो तो उसमें आप ये मसले डिटेक्ट कर सकते हो। फिर ब्लड ग्रुप आप कराओ, क्योंकि आपने देखना है कि भाई AB1 इनकम्पैटिबिलिटी या RH वाली इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। और लास्टली कोम्स टेस्ट, क्योंकि जो आइसो इम्यूनाइजेशन डिसऑर्डर्स होते हैं मायनी जिसमें अपने ही मतलब अपनी ही स्पीशीज़ के बंदे के ख़िलाफ़ आपकी एंटीबॉडीज़ बन जाएँ, जैसे बनती हैं RH और ABO में, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स ये कोम्स टेस्ट डिटेक्ट करता है। अब ये तो हमारे थे ना जो कार्डिनल 4 टेस्ट थे। फिर सेकेंडरी कुछ टेस्ट भी हैं जिसमें आता है अच्छा देखो, इसको तो पहले आप ग्रुप बनाओ कि 4 लिवर वाले सबसे पहले आपने देखना है कि भाई लिवर ठीक काम कर रहा है। उसमें आगे सबसे पहले तो LFTs एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आप कराओ, इसको भी उसी ग्रुप में डाल देते हैं। हीडा स्कैन आप कराओ, हीडा स्कैन इज़ हेपेटोबिलियरी सिंटोग्राफी। इसमें ना एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड देते हो और आप सारा देखते हो कि भाई ये जो लिवर गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट और ये सारा प्रोसेस स्मूथ चल रहा है, ठीक है, ये ट्यूबें खुली हुई हैं। और फिर एक लास्टली आ गया लिवर बायोप्सी, ठीक है। तो 4 लिवर की चीज़ें आ गई ऑलमोस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट, एब्डोमेन में ही लिवर पड़ा तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, हीडा स्कैन और लिवर बायोप्सी। फिर देखो हमने बात की थी सेप्सिस आपने सस्पेक्ट किया था, तो टू एक्सक्लूड दैट आप ब्लड कल्चर कराओगे और इसको भी एक्सक्लूड कराने की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आप यूरिन एग्ज़ाम कराओ, टॉर्च कराओ, क्योंकि टॉर्च भी वही बात होगी इन्फेक्शन वाली। फिर और ना ये जो सेप्सिस की स्क्रीन होती है उसमें ब्लड कल्चर, यूरिन और CSF होता है, लेकिन CSF की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ब्लड और यूरिन। फिर टॉर्च को यही इन्फेक्शंस को देखने के लिए। G6PD का के कोई हीमोलिटिक वजह तो नहीं है, कोई हीमोलिटिक डिसऑर्डर तो नहीं है इस बंदे को। और फिर लास्टली ये है आप यूरिन की एग्जामिनेशन कराओ कि भाई कोई रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस तो नहीं आ रहे ये डिफरेंशियल्स के लिए, ठीक है, डिफरेंशियल्स को एक्सक्लूड कराने के लिए। फिर है इसकी मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें ना पहले हम एक बात करते हैं, इसमें तरीके हैं 3। फ़ोटोथेरेपी आप करा सकते हो, जिसमें आप उसको इंक्यूबेटर में रख के लाइट नहीं लगाते ऊपर से, ब्लू लाइट जो आ रही होती है बेबी पे, उसकी आइज़ कवर्ड होती हैं वो वाली।
फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हो, लास्टली ये दवाइयाँ शवाइयाँ आप यूज़ करो, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। अच्छा अब ना ये चलो पहले इधर से इसकी लाइन पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा, फोटोथेरेपी की इंडिकेशंस क्या हैं? वो कहता है जब बिलीरुबिन 5 mg बिलो एक्सचेंज लेवल हो और मेनली हीमोलिटिक हो। इसका ये मतलब है कि जब ना अच्छा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आपने जिस लेवल पे करानी है ना, उससे अगर 5 mg कम तक ये उससे सिर्फ 5 mg कम ही इतना ज़्यादा बिलीरुबिन हो कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत से सिर्फ 5 mg बिलो तक इतना हाई बिलीरुबिन चला जाए, तो तब आप फोटोथेरेपी कराओगे। फिर ये कि अगर ये जो बिलीरुबिन था इसकी कॉज मेनली अगर हीमोलिटिक कोई कॉज है, ठीक है, जैसे स्फीरोसाइटोसिस वगैरह या इनकम्पैटिबिलिटीज़ थी। फिर जो बिलीरुबिन है वो अगर ज़्यादातर अनकॉन्जुगेटेड आ रहा है, क्यों ये अनकॉन्जुगेटेड पे फोटोथेरेपी नहीं काम करती, ठीक है, ये अनकॉन्जुगेटेड पे काम करती है। फिर इन हीमोलिटिक डिजीज़ ड्यूरिंग, हाँ अगर आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का भी वेट करा रहे हो, अभी आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं करा सकते, तो उसके इंतज़ार में आप फोटोथेरेपी उसको लगा दो, ठीक है। फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जब आपने करा ली तो फिर उसको फोटोथेरेपी लगाओ कि ये ना हो कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के बाद वो जैसे चांस होता है ना कि बढ़ जाएगा बिलीरुबिन, तो उसके बाद आप लगाओ। और फिर ये कि प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे ही करो, जैसे लो बर्थ वेट में शक होता है कि भाई इनको जॉन्डिस ना हो जाए, तो उनमें आप प्रोफाइलैक्टिकली करा लेते हो। जो ब्रूज इन्फेंट्स बड़े ज़्यादा होते हैं, तो अब देखो जिनमें ब्रूजिंग बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा, तो मतलब ब्लड एक्स्ट्राविजेट हुआ है, तो जब ब्लड एक्स्ट्राविजेट हुआ होगा तो देखो उतना ही फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा ना, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब ये बात करते हैं फोटोथेरेपी काम कैसे करती है। अब इसका ये है कि अब देखो इनको डब्बे में आप डालते हो, इनक्यूबेटर में आप डालते हो, ऊपर से लगाते हो ब्लू लाइट फोटोथेरेपी की। इसकी रेंज की इंपॉर्टेंट है कि ये 420 to 470 नैनोमीटर में होती है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। अब ना ये काम कैसे करती है, अब देखो ये बॉडी में था ना अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अपनी 4Z 15Z आइसोमर वाली फॉर्म में था। जब ये ब्लू लाइट पड़ती है ना 420 470 रेंज में, तो ये इस टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड वाली को कन्वर्ट कर देती है नॉन टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, ठीक है, जो कि 14Z 15Z नहीं होती, 15E होती है, ठीक है। ये आसानी से बाइल में इस वाले अनकॉन्जुगेटेड को ना कोई वो ज़रूरत नहीं होती कॉन्जुगेशन की, तो आसानी से बस ये एक्सक्रीट हो जाती है। अब ना थोड़े से और भी, एक तो ये कि ये नॉन टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर थोड़े से और नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, वो हैं लूमिरुबिसिन। फिर अदर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं जैसे बाइपेरोल, बिलीक्राइसिन और हाइड्रोक्सीरूबिसिन। देखो लूमिरुबिसिन और हाइड्रोक्सीरूबिसिन तो मैच करते हैं। फिर हमने बात की थी कि पायरोल रिंग्स होते हैं, तो बाइपेरोल इस तरह याद कर लेते हैं, और बाइल से हम याद कर लेते हैं बिलीक्राइसिन, ठीक है। और ये टॉपिक इतना लंबा है कि हम क्राई करते हैं, तो बिलीक्राइसिन, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। थोड़ा सा फिर से रिवाइज़ करते हैं। 420 470 की नैनोमीटर की ब्लू लाइट पड़ती है, वो टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि 15E होती है। ये जो है ना, इसको इस वाली फॉर्म को कोई कॉन्जुगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ग्लूकुरोनिक एसिड से नहीं चिपकना, सीधा सीधा बस ये एक्सक्रीट हो जाती है। एक तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब ये ना कुछ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में भी ये बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है, जो जिसमें आता है लूमिरुबिसिन, हाइड्रोक्सीरूबिसिन, बाइपेरोल और बिलीक्राइसिन, ठीक है। ये लोग आसानी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं कराते, ठीक है। अच्छा, अब ना फोटोथेरेपी आपने कंटिन्यूसली देनी है, और प्लीज़ रिमेंबर कि आप ना उसकी आंखें कवर कर लो, क्योंकि ये आई डैमेज करा सकती हैं। और फिर आप बच्चे की ना साइड पलटते रहो बार बार, ताकि मैक्सिमम स्किन एक्सपोजर हो, ठीक है। फिर ना आपने, अब देखो ऊपर से आप उसके कंटिन्यूसली लाइट मार रहे हो, तो उसके तो फ्लूइड लॉस होंगे, फ्लूइड इवेपोरेट होगा, तो आपने फ्लूइड उसका 30% ज़्यादा देना है, ज़्यादा उसको इनटेक करानी है। लास्टली ये है कि आप कैसे देखो कि भाई मेरी फोटोथेरेपी काम कर रही है। आपका जो है ना बिलीरुबिन लेवल 3 to 5 mg पर डेसीलीटर पर डे से डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। और आप इसको हर चेक करो हर 24 आवर्स तक। और हाँ, बस वो क्या कहता है कि यार आपने जो बच्चे को दूध पिलाना है तो आप उसको डब्बे से निकाल दो, ठीक है, इतनी सी बात थी। लास्टली ये है कि अब जिन बच्चों में शक है ना कि
इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से उसको कर्निक्टरस ना हो जाए। तो कहते हैं कि अगर आप एग्रेसिव फोटोथेरेपी लगाओ तो काफ़ी उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम इम्प्रूव होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर ड्यूरेशन, अब कितनी देर तक आप ये लगाओ ये फोटोथेरेपी। पहला तो ये कि जब तक बिलीरुबिन लेवल इतना कम ना हो जाए कि कर्निक्टरस का डर ख़त्म हो जाए। फिर ये कि रिस्क फैक्टर्स ख़त्म हो गए, और लास्ट एक इन्फेंट अब इतना बड़ा हो गया कि उसमें ना वो अब अपना बिलीरुबिन लोड, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि इन बच्चों में बिल्कुल इन्फेंट में बिलीरुबिन लोड ज़्यादा होता है, तो इतना बड़ा हो जाए कि वो अपना बिलीरुबिन लोड हैंडल कर सके। फिर यह है कि आपने ना जब फोटोथेरेपी आप स्टॉप कर दो, आपने तकरीबन 24 आवर्स तक उसकी ना मॉनिटरिंग करती रहनी है सीरम बिलीरुबिन की, क्योंकि ये कि डर होता है कि फोटोथेरेपी स्टॉप करते ही एकदम से राइज़ ना हो जाए बिलीरुबिन में। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। अब देखो, ऊपर से आप लाइट मार रहे हो तो एक तो हमने बात की थी ना कि एवेपोरेशन की वजह से फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा डर होता है। एक तो ये कि फिर हीट, अब देखो डिहाइड्रेटेड होगा तो सारा फ्लूइड एवेपोरेट कर गया, और ऊपर से आप लाइट मार रहे हो तो डर होगा ओवर हीट कर सकेगा। फिर ये है कि देखो नंगा पड़ा हुआ है तो विंटर मंथ्स में हाइपोथर्मिया का डर होता है। देखो ओवर हीटिंग हाइपोथर्मिया दोनों ही हैं। फिर स्किन रैशेस, क्योंकि ना अगर जो पोरफायरिन्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से स्किन रैशेस हो सकते हैं। फिर है कि लूज टूल्स, ये क्यों है? क्योंकि देखो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अब बन गई है तो अब एक्सक्रीट हो रही है ना बाइल के अंदर और फिर बाउल के अंदर, तो ये आएगी। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाए इसका तो स्टूल वो डायरियल बन जाते हैं। ठीक है, डायरिया टाइप। फिर आई इंजरी हो सकती है अगर आपने कवर ना की, उसमें क्या क्या आ रहा है, रेटिना डैमेज हो सकता है, कॉर्निया की एब्रेशंस और कंजक्टिवाइटिस। फिर देखो धूप में जब जाते हैं तो हम काले हो जाते हैं, तो इससे आप याद कर लो कि ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। इसमें यह है कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ये ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम यह है कि देखो हमने बात की थी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वालों को आप देते हो फोटोथेरेपी। अगर आपने फोटोथेरेपी उसको लगा दी ना जिसमें कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया था, तो उसमें डार्क ब्राउन का डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है। अच्छा, दूसरा हमने तरीका बात की थी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसमें है कि अच्छा इसको ना ये खून तब्दील करना वो होती है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसमें आप बेसिकली करते क्या हो कि जितने भी अब सेंसिटाइज्ड आरबीसीज़ हैं उनको आप रिमूव कराते हो, उन आरबीसीज़ के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आप रिमूव कराते हो, फिर बिलीरुबिन वो निकल जाए, और लास्टली ये कि आप बेसिकली उसका ब्लड दे रहे हो नया, तो आप उसका एनीमिया करेक्ट करो। ठीक है, तो ये हमारे एम्स थे। इंडिकेशंस क्या हैं कि देखो, एक तो एट बर्थ जो है उसका हीमोग्लोबिन 12 से भी कम हो, बेचारे का बिलीरुबिन 5 से कम हो, कूम्स टेस्ट भी पॉजिटिव हो रहा हो। कूम्स टेस्ट का पॉजिटिव होना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखो हमने इसमें एंटीबॉडीज़ रिमूव कर रहे हैं, तो कूम्स टेस्ट हमेशा इस तरह आइसो इम्यूनाइजेशन वाली कंडीशन जिनमें एंटीबॉडीज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसमें पॉजिटिव होता है। फिर रेड काउंट अगर 10 से भी ज़्यादा है तो तब, और फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में आप कब कराओगे? एक तो ये कि देखो अगर 20 के पास चला, इतना हाई हो गया कि 20 के पास चला गया। फिर अगर कोई सिबलिंग था और उसमें हिस्ट्री थी कि उसको भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन लगी, उसको कर्निक्टरस हुआ और जॉन्डिस हुआ। फिर अगर बहुत ही लो बर्थ वेट बेबी, उसमें अगर 10 to 15 तक ही चला गया तो आपने करा देनी है। टर्म बेबी में तो 20 तक जाता है तो आप कराते हो ना, प्री मैच्योर में 15 तक जाए तो आपने करा देनी है। फिर अगर फोटोथेरेपी आपकी फ़ेल हो रही है और आपका बढ़ता जा रहा है बिलीरुबिन, और लास्टली ये है कि आपने फोटोथेरेपी लगाई हुई है लेकिन उसको फिर भी एनीमिया उसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको ना ज़रा रीड ज़रूर कर लेना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आगे रिवाइज होगा कॉन्सेप्ट, वो किधर है, हाँ, कि जब आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करानी है, आपने फ्रेश ब्लड लगाना है, यानी 5 डेज़ से कम ओल्ड हो। और इसमें जो आप स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो इस ब्लड को CPDA, सिट्रेटेड फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ना ये जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है इसकी हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब देखो, एक तो ये कि आपने ज़्यादा सारा खून लगा दिया तो हाइपरवोलेमिया हो सकता है, क्योंकि देखो आपने पूरी सर्कुलेशन में ज़्यादा और डाल दिया। ठीक है, तो हाइपरवोलेमिया का डर हो सकता है। हाइपोथर्मिया के अगर वो खून अच्छा सा वार्म नहीं हुआ हुआ, तो स्पेशली विंटर मंथ्स के दौरान। फिर आप खून लगा रहे हो तो वही ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटीज़। फिर अगर स्टमक खाली नहीं है ना तो वॉमिटिंग और एस्पिरेशन हो सकती है। हाँ, आपने ज़्यादा ब्लड लगाया तो हार्ट को एरिथमियाज में जा सकता है। फिर 2 हैं जो ब्लड की वजह से हो रहे हैं। अब देखो आपने फ्रेश ब्लड अगर ना यूज़ किया ना, तो एक तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है, फिर उसको हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, क्योंकि सिट्रेट ना कैल्शियम के साथ बाइंड करके उसको नीचे कर देता है ना, तो कैल्शियम कम हो जाता है।
फिर है इन्फेक्शंस कुछ हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई एक्सटर्नल चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है। फिर है कि एयर एम्बोलिज्म आ सकता है। अब देखो ये और ये थोड़ा मैच हो रहे हैं, एयर एम्बोलिज्म, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, फिर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। हमने नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस वाली वीडियो में भी बात की थी कि जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स हैं वो इसका रिस्क फैक्टर हैं। फिर लास्टली है कि अगर आपने ऐसा खून दे दिया जो हीमोग्लोबिन में लो था तो वो उससे एनीमिया हो सकता है, ठीक है। फिर से इसको रिवाइज़ करते हैं, 2 हो गए, हाइपर हाइपो का कॉम्बो हो गया, हाइपरवलीमिया और हाइपोथर्मिया। फिर ब्लड इटसेल्फ की वजह से एक तो इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकलीमिया। फिर 2 एयर से रिलेटेड, एयर एम्बोलिज्म, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, और ब्लड का एक और है बल्कि कि अगर लो एचपी वाला दे दिया तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। फिर पेट से रिलेटेड कि वॉमिटिंग, एस्पिरेशन अगर पेट एम्प्टी नहीं है, और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। फिर है फेलियर ऑफ फोटोथेरेपी। आप कब कहोगे यार फोटोथेरेपी काम नहीं कर रही, कि अगर 4 to 6 आवर्स में आपका बिलीरुबिन 1 to 2 mg भी कम नहीं हुआ, ठीक है, तो तब उसको कहते हैं फेलियर ऑफ फोटो, के योर फोटोथेरेपी हैज़ फेल्ड। 4 to 6 आवर्स में भी अगर 1 to 2 नहीं कम हुआ, 1 to 2 mg नहीं कम हुआ। लास्टली ये फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी आप देते हो। अच्छा, एक तो पहले हैं जनरल मेजर्स, इनमें आप ना दोगे अगर सेप्टिसीमिया है तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है, इसीलिए तो हमने वो कराया था, ये जो था ब्लड कल्चर, ठीक है। अगर इस पर आपको सेप्टिसीमिया है तो आप एंटीबायोटिक्स दें, फीडिंग उसकी आपने ठीक रखनी है। अगर आईसी इम्यूनाइजेशन कोई डिसऑर्डर RH वाला तो उसको एंटी डी लगाएं। अच्छा, पहले ज़माने में फिनोबार्बिटोन यूज़ करते थे लेकिन अब नहीं करते। अब देखो हमने बात की थी ना कि अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो जाए तो ये एल्ब्यूमिन से नहीं बाउंड रहता, क्योंकि एल्ब्यूमिन इतनी होती नहीं है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाइंड करा सके। तो आप ऐसे को एल्ब्यूमिन ज़्यादा दे दो, तो एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन्स दे दो। और ये कब आर दे इंडिकेटेड, अगर 20 से ज़्यादा हो बिलीरुबिन, या फिर अगर एल्ब्यूमिन 3 से कम है, ठीक है। बिलीरुबिन अगर 20 से ज़्यादा और एल्ब्यूमिन अगर 3 से कम है तब आपने देनी है। और इन्फ्यूजन आप कैसे दोगे, 1 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन 1 आवर प्रायर टू एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से पहले 1 ग्राम दे दो 1 आवर पहले, ठीक है। फिर है मेटेलोपोरफायरिन्स। अब ये ना बेसिकली क्या करते हैं, हीम ऑक्सीजनेज के इनहिबिटर है। और हीम ऑक्सीजनेज क्या कराता था, हीम को आगे तोड़वाता था। तो देखो जब हीम टूटेगा ही नहीं तो बिलीरुबिन कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये वाली हमारी बात हो गई, किधर गया। इसमें बस आप देते हो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे ना सिंगल IM डोज लगा देते हो, M से मेटेलोपोरफायरिन, M से मस्कुलर, ठीक है। फिर IVIG इम्यून ग्लोबुलिन आप उसको लगा दो। अच्छा, IVIG का ना जो आपने डोज लगाना है वो है 0.5 to 1। अब इससे होगा क्या कि ये जितना भी हेमोलिसिस हो रहा होता है ना उसको कम कर देती है, ठीक है। और ये स्पेशली किन डिसऑर्डर्स में हेल्प करेगा, ABO इनकम्पैटिबिलिटी और RH वाले में ना, ठीक है। और 12 आवर्स में आपने इसकी डोज देनी है, ठीक है। तो 3 फार्माकोलॉजिकली हमने क्या चीज़ें की, एल्ब्यूमिन दिया, मेटेलोपोरफायरिन दिए और IVIG दिया, ठीक है। अच्छा जी, ओके, हम मूव ऑन करते हैं कर्निट्रिस की तरफ, जिसका दूसरा नाम है बिलीरुबिन इनकेफेलोपैथी, ठीक है। हमने इसका बाकी सारा तो बात कर ली हुई, अब हम थोड़ा इसको अच्छा से डिफ़ाइन करते हैं कि कर्निट्रिस वो कंडीशन है कि जब भी बिलीरुबिन लेवल इन्फेंट में 25 to 30 से ज़्यादा हो जाए ना तो ये जाके डिपॉजिट हो जाता है ब्रेन में, बेसल गैंग्लिया में और ब्रेन स्टेम में, ठीक है। अब जब उधर जाके डिपॉजिट होता है तो फिर ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स कॉज करता है और सीजर्स वगैरह, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है बच्चा और ऐसी चीज़ें, रिफ्लेक्सेस डिप्रेस होते हैं, मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं। तो डिफ़ाइन हमने कैसे किया, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है कि जब डिपोजिशन हो जाती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की बेसल गैंग्लिया में या फिर ब्रेन स्टेम सेल्स में, ठीक है। अब पैथोलॉजी भी वही है कि वो कहता है कि ये जो इनडायरेक्ट सीरम बिलीरुबिन है, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये 20 ज़्यादा हो जाए ना तो ये एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड नहीं रहता, ये क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, उधर जाके डिपॉजिट होता है, स्पेशली किधर 3rd 8th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में। अब देखो 3rd 8 हम कैसे याद रखें कि देखो बिलीरुबिन होता है ना, तो देखो एक तो ये मैंने B लिखा है, ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा फोकस कर लेते हैं। हाँ, अब देखो एक तो ये नंबर 8 बन रहा है और देखो इसी B को एक तो हमने नंबर 8 बनाया ना, देखो ऐसे करें तो ये 3 बन रहा है, तो 3 और 8 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में डिपॉजिट होता है
और ब्रेन के सेंटर्स को ना येलो कर देता है। अच्छा, ये जो इसकी क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर में डिपोजिशन है ना, इसको इस चीज़ को कहते हैं न्यूक्लियर जॉन्डिस। तो वो कहते हैं प्री टर्म में, ये तो हमने बात की ना टर्म में कि 20 से ज़्यादा हो तो क्रॉस कराता है। अगर ये प्री टर्म में तो इससे भी कम लेवल हो तो ये क्रॉस कर जाता है और फिर सारे मसले कराता है। हाँ, अब ना ये है कि ये बेसिकली मसला न्यूरॉन्स के साथ कर क्या रहा है, ये ना न्यूरॉन्स के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होने देता। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी तो वो एटीपी कैसे बनाएंगे, एटीपी नहीं बनेगी तो वो मर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ, फिर वो कहता है कि देखो जो इन्फेंट एक्यूट स्टेज से निकल आते हैं ना, उनमें भी लेकिन ग्लायोसिस हो जाता है, उनमें भी न्यूरॉन्स की फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, न्यूरॉन्स की फाइब्रोसिस इज कॉल्ड ग्लायोसिस। तो मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते ही हैं। ठीक है, बेचारे के एक दफ़ा अगर हो गया तो बस फिर सीन बैड है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स सबसे ज़्यादा ना इसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस ही होंगे, क्योंकि सारा कुछ इसका ब्रेन के अंदर जाने से ही हो रहा है। तो देखो, लेथार्जी, फीडिंग अच्छी नहीं होगी, डीप सा जॉन्डिस होगा, हमने बात की मूरो रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, हाई पिच्ड क्राई, मसल टोन इंक्रीज होगी, स्पैस्टिक होगी, और फिर उसका हेड रिट्रैक्टेड होगा और जिसको पिस्तोटोनस कहते हैं। ठीक है, हेड रिट्रैक्टेड, मोरो एब्सेंट, और हेड देखो स्पैज़म की वजह से एक और क्या बात है, मसल टोन इंक्रीज्ड। अब देखो जब खिंच पड़ जाती है तो हम रोते हैं ना, तो हाई पिच्ड क्राई। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी रेगुलरिटी वगैरह भी हो सकती है, कन्वल्जन्स हो सकती है, हमने बात की सीजर्स होते हैं। फिर है कि उसकी ना टंग बाहर निकली रहती है और आई बॉल्स रोल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड रोलिंग ऑफ आई बॉल्स और कॉन्स्टेंट टंग प्रोट्रूजन, मस्कुलर रिजिडिटी हमने बात की, पिस्तोटोनस कन्वल्जन्स, ये समराइज़ करके उसने बता दिया। हाँ, फिर कहता है कि सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में ना कंप्लीट उसका ये जो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, अगर ये कंटिन्यू रहे ना कनेक्टरस वाला प्रोसेस, तो जिसमें क्या क्या होगा, उसको कोरियोएथेटोसिस हो जाता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन, डेफनेस, सीजर, स्क्वेंट, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो मतलब बहुत सीन। और अगर डेथ हो तो वो क्यों होती है, एक तो ये कि सीजर्स की कॉज है, कॉमा में चला जाए, और रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, जो हमने बात किया था कि एपनिया हो जाता है, क्योंकि देखो ब्रेन में तो ब्रेन ही तो हमारा सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। प्रिवेंट आप कैसे करो, अब देखो यार, एक दफ़ा जब ये कनेक्टर्स हो जाता है ना, ये इरिवर्सिबल है, तो आप इसकी बस प्रिवेंट ही करा सकते हो। एक दफ़ा हो गया, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो प्रिवेंशन इसकी है फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से। फिर यह है कि आप ना वही एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन की हमने बात की थी, IVIG की हमने बात की थी। फिर आप इसका फॉलोअप ज़रूर कराओ, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हो रही थी ना, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स और जो आ रहे थे, इसमें वो बहरा हो जाता था, डेफनेस, तो उसके लिए आपने फॉलोअप ज़रूर कराना है। ठीक है, स्कूल एज तक, कि उसको कोई हेयरिंग एड वगैरह आप करा दो। ठीक है, वो इम्प्रूव करने के लिए। फिर है ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस तब होता है कि, अच्छा अब ना ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस वाले मसले में क्या होता है कि जो मामा होती है ना, उसके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो कॉन्जुगेशन के लिए एंजाइम होता है ना, उसको इस मिल्क में उस एंजाइम का इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो अब देखो जब कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी तो सारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा ना। तो लेट ऑनसेट अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया ड्यू टू इनहिबिटर ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। इस वाली मामा के ब्रेस्ट मिल्क में जो कॉन्जुगेशन के लिए एंजाइम चाहिए होता है ना, वो ही एब्सेंट होता है। तो जब बेबी यही तो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो जब कॉन्जुगेशन के लिए एंजाइम ही नहीं आएगा तो पीछे तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जमा होता जाएगा। 7th डे पे ये पीक करता है। ठीक है, ये हमें पता हो। और सबसे ज़्यादा जो इसका वो लेवल आता है ना, वो 2nd to 3rd वीक तक आता है। ठीक है, मैक्सिमम लेवल अगर जाता है तो 10 to 30 तक जाता है। ठीक है, हाँ, बस वो कहते हैं देखो जब ट्रीटमेंट क्या है, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हो रहा था ना, तो ब्रेस्ट मिल्क स्टॉप कराओ तो ठीक हो जाता है। फोटोथेरेपी आप करा सकते हो कि अगर ज़्यादा, और कनेक्टर्स इसमें बहुत अनकॉमन है। ठीक है, और रिमेंबर कि इसकी पीक थी 7th डे तक, और जो लेवल्स आपको लगातार नज़र आते थे वो कब तक हो सकते थे, 2nd to 3rd वीक तक। ठीक है, तो जो प्रोलॉन्ग्ड कॉज है ये उनमें से है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्यों होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, कि जब आप ब्रेस्ट मिल्क ना दो। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट सिंपली यही है कि आप उसको ब्रेस्ट मिल्क दे दो। ठीक है, और हाँ, इसका भी यही है कि ड्यूरिंग 1st वीक तक होता है। वो ये भी था 7 डे तक इसकी पीक थी। ठीक है, अच्छा, अब ना साइंस क्या है कि इस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हो सकता है, कि अगर वो ये वो साइंस है बेसिकली कि वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ठीक दे रही ना, ब्रेस्ट मिल्क की कमी है।
तो एक तो ये है कि देखो वेट लॉस होगा 8 to 10% से ज़्यादा होगा। फिर उसके वेट डाइपर्स जब आप देखोगे तो 6 से भी कम होंगे। 24 तीन से 4 दिन तक आप ऑब्जर्व करो तो पर डे उसके 6 से कम वेट डाइपर्स होंगे। स्टूल उसका 4 से भी कम पास होगा पर डे 4 स्टूल से भी कम। और अगर वो माँ पूछो दूध कितना पिलाती है तो वो के 8 टाइम्स से भी एक दिन में 8 दफ़ा से भी कम, 8 दफ़ा से भी कम, ठीक है। और जब मैं पिलाती हूँ तो 10 मिनट से भी कम लगाती हूँ, ठीक है। अब परसिस्टेंट जॉन्डिस क्या होता है? परसिस्टेंट जॉन्डिस वो वाला जॉन्डिस जो 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करा जाए, ठीक है। तो हमने एक तो ऑलरेडी बात कर ली कि कौन सा है क्या देखा, हाँ 2 to 3 वीक्स तक जाता है ना ब्रेस्ट मिल्क वाला। तो एक तो कॉज हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब देखो ब्रेस्ट मिल्क प्री मैच्योर बच्चे पीते हैं ना, तो यहाँ हम एक पेयर बना लेते हैं, प्री मैच्योर ब्रेस्ट मिल्क का पेयर बना लेते हैं। फिर 2 कंडीशंस हैं, हाइपोथायराइडिज्म और डाउन सिंड्रोम, ये सिस्टमिक इलनेसेस आ गई। फिर एक जेनेटिकली जो बायोकेमिस्ट्री वाले हम कॉजेज इसका पेयर बना देते हैं, गैलेक्टोसीमिया, क्रिकलर नजार, और 2 हैं पेट से रिलेटेड, पाइलोरिक स्टेनोसिस और बिलियरी आर्टरीज है, ठीक है। तो हमने पेयर्स में बना के याद कर लिया। अच्छा अब ना ये तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी हमने डिस्कस किया जो बिल्कुल स्टार्ट था। फिर ये भी सारे आ रहे थे कॉजेज़ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के, ठीक है। अब ना वो बात करता है कि कब हम कहें कि जॉन्डिस पैथोलॉजिकल है, क्राइटेरिया क्या है। एक तो ये कि अगर ये फर्स्ट डे पे आ जाए, ठीक है। जबकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की हमने बात की थी कि वो होता है 24 आवर्स के बाद हो, पहले दिन के बाद हो। फिर बिलीरुबिन लेवल 4 से 5 से भी ज़्यादा बढ़ गया, पीक 15 से ज़्यादा जा रही है, 12 से ज़्यादा जा रही है, 12 टर्म में, 15 प्री टर्म में। फिर डायरेक्ट जब आपने बिलीरुबिन कराया तो वो 2 से ज़्यादा थी उसकी क्वांटिटी, और जॉन्डिस 14 डेज़ तक परसिस्ट किया, ठीक है। फिर और भी कुछ है कि एक तो देखो फैमिली हिस्ट्री है, पैलर आपको नज़र आ रहा है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, लेथार्जिक्स है इन्फेंट, हाँ। फिर लाइट कलर्ड स्टूल आ रहे हैं कि देखो क्योंकि स्टूल का कलर ही तो स्टिरकोबिलिनोजन से आता था जो कि बिलीरुबिन कॉन्जुगेट बिलीरुबिन जब गट में आता था तो फिर वो डिग्रेड होकर स्टर्कोबिलिनोजन बनाता था। तो जब स्टर्कोबिलिनोजन बना ही नहीं तो फिर लाइट कलर्ड स्टूल हो गए। और सारा क्योंकि बिलीरुबिन अब यूरिन में सिक्रीट हो रहा है तो क्योंकि सीरम में जब है तो यूरिन में निकलेगा तो यूरिन डार्क होता है। और लास्टली एक कनेक्टर्स के फीचर्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर है कि अब कॉजेज़ वो समराइज़ कराता है इसकी। अब देखो एक तो ये कि 2 कॉजेज़ बनेंगी, एक तो ये कि प्रोड्यूस ही ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा ये है कि प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन कॉन्जुगेट, प्रोड्यूस तो नॉर्मल रेट पे हो रहा है लेकिन कॉन्जुगेट नहीं हो रहा किसी मसले की वजह से। अब देखो प्रोड्यूस कब ज़्यादा होगा, हीमोलिटिक, एक की हीमोलिटिक कॉजेज होंगी और एक नॉन हीमोलिटिक कॉजेज होंगी। हीमोलिटिक में वही ABO इनकम्पैटिबिलिटी, शेप एबनॉर्मल है, जैसे स्फीरोसाइटोसिस वगैरह सारी कंडीशंस। फिर एंजाइम डेफिशिएंसीज हैं, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, G6PD, और या तो सेप्सिस है, उसमें टूटेंगे ज़्यादा RBC टूटेंगे ज़्यादा तो बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। ये सीन हो गया। अब ना नॉन हीमोलिटिक कॉजेज़ कौन सी हैं? अब देखो कि वेसल के बाहर कहीं ना हेमरेज बहुत ज़्यादा हुई हुई है, जैसे कि फैल हीमाटोमा में होता है, ब्रूजिंग में, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अब खून ज़्यादा जमा हुआ है तो बिलीरुबिन बनाएगा, फिर जब खून है ही ज़्यादा तो ज़्यादा बिलीरुबिन बनाएगा, पॉलीसाइथीमिया। फिर ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में भी नॉन हीमोलिटिक की है। और लास्टली ये कि जब इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन हमने बात की थी वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो किन कंडीशन ज़्यादा होती है। एक तो ये कि इलियस में जब वो पैरालिसिस हो जाता है गट के पोर्शन का, और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो तो तब इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, तो सारी जो बाइल होती है वो दोबारा वापस ना लिवर में चली जाती है, ठीक है। सर्कुलेशन से गट से लिवर में चली जाती है, हाँ ठीक है। अच्छा फिर है कि बन तो गया लेकिन कॉन्जुगेट नहीं हो रहा, ठीक है। बन तो नॉर्मल रेट पे रहा है, कॉन्जुगेट नहीं हो रहा, तो दैट विल हैपन इन क्रिगलर नजार, जिसमें ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ही नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन वाला, तो कॉन्जुगेशन कैसे होगी? गिलबर्ट है और हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये HCG इस तरह बना लेते हैं ना, HCG, तो HCG, ठीक है। फिर ना अब बात करते हैं हम कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया की। अब इससे पहले हमें पता था कि लिवर में कॉन्जुगेशन होती है ना, उसके ये साथ ही गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये गट है, और सिस्टिक डक्टिनली, हेपेटिक डक्टिनली, ये दोनों बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट आ जाती है ड्यूडेनम में। अब देखो जब कॉन्जुगेटेड आ रहा है तो इसका मतलब है कि द कॉज इज़ यूजली हेपेटिक, क्योंकि इधर ही तो कॉन्जुगेशन होती थी, तो अगर कॉन्जुगेशन नहीं हो रही तो द कॉज इज़ हेपेटिक। अब इसमें ना देखो एक तो ये मसला हो सकता है कि बाइल फ्लो नहीं सही हुआ जो कि इस कॉन्जुगेटेड को लेके आया ड्यूडेनम के अंदर और फिर ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर है कि
लिवर ही ख़राब है, लिवर को इंजरी हुई भी है। ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया, इसको ज़रा पढ़ते हैं। डायरेक्ट आप बोलोगे क्या, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि जब 2 से ज़्यादा डायरेक्ट हो, ठीक है, डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल आए, जो हमने इधर भी बात की थी। ठीक है, तो 2 का फिगर हमारा रिपीट हो रहा है। हाँ, या फिर ये जो डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल है ना, मतलब कॉन्जुगेटेड का लेवल टोटल सीरम से 10% ज़्यादा हो, टोटल सीरम बिलिरुबिन से 10% ज़्यादा हो। हमने ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया कि अगर कॉन्जुगेटेड आ रहा है तो इट इज़ अ साइन ऑफ हेपेटोबिलियरी डिसफंक्शन। हाँ, ये हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, ये फिजियोलॉजिकल कभी भी नहीं होगा अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ रहा है तो। ठीक है, इसको मिस कराते हैं। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या हैं? एक तो देखो, ये हमने बात की कि बाइल फ्लो नहीं आ रहा सही। अब ये कब होगा कि ये एट्रीजिया हुआ है, बिलियरी सिस्टम का बिलियरी एट्रीजिया, कोई सिस्ट रास्ते में बना हुआ है, बाइल डक्ट बड़ी नैरो है, स्टेनोसिस, इसको मिस कराते हैं, और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, कि सिक्रीशन इतनी थिक है कि वो आगे गुजर ही नहीं रही। फिर लिवर ही डैमेज्ड है, जो कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, तो वो कैसे होगा? इन्फेक्शंस जैसे इसकी, तो सबसे पहले टॉर्च, हेपेटाइटिस, सेप्सिस। फिर मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री वाले सारे कॉजेज़, गैलेक्टोसीमिया, फ्रूटोसीमिया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। फिर टॉक्सिक भी एक कॉज है, जैसे ना वो बाइल की ना वो फ्लो रोकता है। जब आप TPN नहीं देते हो, पारेंटल न्यूट्रिशन देते हो, तो तब ना कोलिस्टेसिस उसकी वजह से कभी कभी इंड्यूस हो जाता होता है। फिर जेनेटिकली कुछ कॉजेज़ हैं, डुबिन जॉनसन और रोटर्स। ठीक है, अब अनकॉन्जुगेटेड के कॉज थे गिलबर्ट और क्लियर नजार, और कॉन्जुगेटेड का कॉज है डुबिन जॉनसन रोटर। अच्छा, इसका ना एक निमोनिक है डॉक्टर BN सिंह। तो डुबिन जॉनसन रोटर, बिलियरी एट्रीजिया, नियोनेटल हेपेटाइटिस और सेप्सिस। ठीक है, तो ये वो हैं जो बिल्कुल कभी भूलना ही नहीं, लेकिन इधर से भी हमने अच्छे कर लिया, लेकिन वो हैं जो जिनका बिल्कुल नहीं भूलना। इन्वेस्टिगेशंस वही बिलिरुबिन आप कराओगे, लिवर देखो सही काम कर रहा है कि नहीं, लिवर फंक्शन टेस्ट उसके लिए हो गए, CBC, यूरिन, टॉर्च। अब इधर एक ऐड हुई है जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, और HBsAg, क्योंकि हेपेटाइटिस का आपको शक है। अल्फा फीटोप्रोटीन ये मुझे श्योर नहीं है कि क्यों कराते हैं, क्योंकि ये तो यूजली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में होती है, तो मे बी वो उसका अगर आप शक करे हो। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमारा मैच हो गया। हाँ, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग आप कराओ यूरिन वगैरह की। ठीक है, और हीडा स्कैन रिपीट हुआ, लिवर बायोप्सी रिपीट हुई। ठीक है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन और HBsAg आई गेस नया है। मैनेजमेंट देखो, इसमें तो आप कॉज ही ट्रीट करोगे, और अगर सेप्सिस है वही एंटीबायोटिक्स है। हाँ, फिर अगर कोलिस्टेटिक जॉन्डिस है, बाइल फ्लो नहीं हो रही, बाइल फ्लो रुका हुआ है, तो आप बाइल फ्लो प्रोमोट कराओ। ये आप कैसे करा सकते हो? एक तो आप बच्चे को मेल नरिश ना होने दो, विटामिन डेफिशिएंसीज कलेक्ट कराओ, और हाँ, उसको ब्लीडिंग ना होने दो। लास्टली ये कि कुछ आप चीज़ें दे सकते हो जो बाइल फ्लो को प्रोमोट करें, इसमें फिनोबार्बिटोन और कोलेस्टायरामीन हो रही हैं। ठीक है, फिर अगर बिलियरी एट्रीजिया है तो देखो, आपको किसी तरह, अगर बिलियरी सिस्टम बिल्कुल सही बना ही नहीं है, तो आपको किसी तरह बिलियरी ड्रेनेज करनी पड़ेगी। तो ये आप एक सर्जिकली प्रोसीजर आप कराते हो, जिसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टोएंट्रोस्टमी, जिसको कसाई प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर बाइल आपकी आसानी से ड्रेन हो जाएगी, अगर इवन बिलियरी सिस्टम ठीक बना नहीं हुआ। फिर देखो, जो टॉक्सिक TPN की वजह से हो रहा था कोलिस्टेसिस, TPN आप स्टॉप करा दो। ठीक है, तो उस तरह वो ठीक हो जाएगा। और लास्टली ये कि अगर लिवर इतना ख़राब गया गुजरा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो यू विल डू लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया जॉन्डिस। अच्छा, एक चीज़ थी जो हमने ना की थी कि हम एंड पे देखेंगे। अब देखो, ये थे अनकॉन्जुगेटेड के मेन कॉजेज, हम इसको समराइज़ करा लेते हैं। हमने बात की थी फिजियोलॉजिकल की, और फिजियोलॉजिकल इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, तो ये हमें MCQ के लिहाज से पता हो। हेमोलिटिक कॉजेज हमने डिस्कस किए थे, पोलीसाइथीमिया हमने बोला था। अब पोलीसाइथीमिया किस किस में होगा, हम मोटा मोटा देखते हैं। एक तो ये डायबिटिक मदर वाला जो बेबी होगा, फिर अगर बिल्कुल ही पोस्ट मेच्योरिटी में चला गया, या फिर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है। ठीक है, फिर ब्लड एक्स्ट्राविजेट किया हुआ है, बाहर आ गया सारा ब्लड, इस तरह के फैल हेमाटोमा ब्रोजेस और ब्रूजेस में होगा। ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हमने डिस्कस किया। क्रिगलर नजार गिलबर्ट किए, गैलेक्टोसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, और अगर कोई भी कंडीशन जिसमें इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज्ड है, जैसे एलियस और पायलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, अच्छा, अब ना कुछ टाइमिंग के लिहाज से हमें पता हो कि फर्स्ट 24 आवर्स में अगर है तो द कॉज विल बी हीमोलिटिक या टॉर्च। ये ना थोड़े रट्टे वाला है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोलिटिक या टॉर्च कॉज है। अगर सेकेंड डे से लेकर 3rd वीक तक आ रहा है तो फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकती है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, सेप्सिस, पोलीसाइथीमिया, कैफेल हेमाटोमा, क्रिगलर नजार और हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स। हीमोलिटिक इधर भी आ गए। और अगर बिल्कुल परसिस्टेंट है तो आफ्टर थर्ड वीक तो बिल्कुल ही लॉन्ग, तो ब्रेस्ट मिल्क वाला एक तो ये दो हो गए, हाइपोथायरॉयडिज्म
और पाइलोरिक स्टेनोसिस जिसमें इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और कोलिस्टेसिस बिल्कुल ही बाइल फ्लो रुका हुआ है, ठीक है, तो वो बिल्कुल परसिस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया।